जी हां, मैदाने जंग में वो हो गया जिसका अंदेशा पिछले 7-8 महीनों से लगाया जा रहा था। काखोवका डैम को नष्ट कर दिया गया है। बड़ा हमला यहां पर किया गया है और ये डैम बर्बाद कर दिया गया है। महाविनाश के साक्षात सबूत हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यह तो शुरुआत है, अब महाविनाश की नई दास्तान यहां से लिखी जाएगी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। काखोवका डैम तबाह होने के बाद की लेटेस्ट तस्वीरें अब हमारे पास आ चुकी हैं। पानी में डूबा पावर स्टेशन, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। खेरसौन में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहरों तक पहुंच गया है बाढ़ का पानी। खेरसौन के 80 से ज्यादा इलाकों में इस वक्त ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अब गांवों कस्बों को क्रॉस करता हुआ ये पानी काखोवका डैम के नष्ट होने के बाद शहरों में दाखिल होता सीधे तौर पर नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरह से डैम पर अटैक किया गया और डैम को नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। उसकी लेटेस्ट तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस डैम को उड़ाया गया। ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में उस वक्त क्या आलम था, ये हमने आपको दिखाया और अभी की जो ताजा स्थिति है वो भी आपके सामने है। किस तरह से शहरों में अब ये पानी दाखिल होता दिख रहा है और डैम पर हमले के बाद एक्शन में है जेलेंस्की ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। डैम पर हुए हमले को लेकर बोले जेलेंस्की ने रूस को आतंकी करार दिया है। यूक्रेन की जीत ही सुरक्षा की गारंटी देगी, यह कहा है जेलेंस्की ने। रूस किसी तरीके से यूक्रेन को रोक नहीं पाएगा, यानी अभी भी हौसले बुलंद होने का दावा करते दिख रहे हैं जेलेंस्की। तो अब यूक्रेन की तरफ से क्या होगा, यूक्रेन का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर तमाम सवाल हर किसी के जहन में। डैम अटैक के बाद एक्शन में जेलेंस्की नजर आ रहे हैं। डैम पर हमले के बाद जेलेंस्की ने एक आपात बैठक बुलाई है और इस बैठक में क्या तय होता है यह देखने वाली बात होगी। जेलेंस्की ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों के रेस्क्यू की भी रणनीति बनेगी, क्योंकि यह इस वक्त प्रायोरिटी है जेलेंस्की की सरकार के लिए। इलाकों को डूबने से बचाने पर अधिकारियों से बात करेंगे जेलेंस्की, क्योंकि कई बड़े इलाके, कई शहरी इलाके भी डूबने का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। गैस, पानी और बिजली सप्लाई तुरंत बहाल करने पर बात होगी और माना यह जा रहा है कि इस अहम मीटिंग में, इस इमरजेंसी मीटिंग में जेलेंस्की की तरफ से कई बड़े निर्देश दिए जा सकते हैं। और डैम पर हमले के बाद लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है। शहरों में तेजी से पानी का लेवल बढ़ रहा है। बाढ़ की चपेट में खेरसौन के ज्यादातर इलाके इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये देखिए ताजा तस्वीरें आपको बताएंगी कि इस वक्त वहां पर हालात कैसे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। मेयर ने शहर में इमरजेंसी लगा दी है। जंग की मार झेल रहा ये पूरा का पूरा इलाका अब यहां पर लोगों के लिए जीना मुश्किल होता नजर आ रहा है सीधे तौर पर। काखोवका डैम पर हमले का असर क्रीमिया तक पड़ने जा रहा है। जी हां, रूस पर हावी होने के लिए यूक्रेन क्रीमिया को टारगेट बनाता है और रूस हर बार हैवी डिफेंस के सहारे यूक्रेन को कमजोर साबित कर देता है। नतीजतन जंग किसी भी दिशा में बढ़ रही हो, घूम फिरकर क्रीमिया पर बारूदी बादल गहराते हैं। ऑफेंसिव रणनीति के दूसरे छोर पर डिफेंस में भी रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दुश्मन का एक भी हवाई हमला कामयाब न हो, इसकी पुख्ता तैयारी की जा रही है। इस तैयारी में रूस की पहली प्राथमिकता यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के घोषित टारगेट को बचाना है। ये टारगेट है क्रीमिया।
यानी नाटो की रणनीति के तहत जिस ऑपरेशन की शुरुआत यूक्रेन ने की थी, उसमें ना तो बदलाव हुआ है, ना ही वो पूरा हुआ है। ऑपरेशन क्रीमिया बदस्तूर जारी है। जिसका प्रमाण है रूसी सेना की डिफेंस सिस्टम से गिराए गए ड्रोन्स। यानी एक तरफ यूक्रेन के मंसूबे बारूदी हैं, तो दूसरी तरफ क्रीमिया को बचाने के लिए भी रूस भी पूरी क्षमता से डटा है। क्रीमिया के प्रमुख सर्गेई अस्क्योनोव के मुताबिक क्रीमिया पर रात के वक्त यूक्रेन ने कई ड्रोन अटैक किए। इनमें से 9 ड्रोन्स को रूस के वॉरफेयर सिस्टम ने नाकाम कर दिया। यूक्रेन के 5 ड्रोन्स को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। वहीं 4 ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम से नाकाम किए गए। दावा यह भी है कि गिराए गए यूक्रेनी ड्रोन्स में एक ने 3 निजी घरों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इनके अलावा कुछ ड्रोन्स टारगेट हिट करने में भी कामयाब रहे, इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी टारगेट क्रीमिया है, जिसे वापस लेने के लिए जंग जारी है और रूस उससे दोगुनी ताकत के साथ क्रीमिया को बचाने के लिए लड़ रहा है। इससे जुड़ा एक और प्रमाण देखिए। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी हिस्से बर्दियांस्क और मेलिटोपोल का जमीनी संपर्क यूक्रेनी फोर्स ने खत्म करने का दावा किया है। खबर यह है कि यूक्रेन ने धमाका करके रास्ता काट दिया है ताकि क्रीमिया तक रूसी फोर्स की पहुंच मुश्किल हो जाए। जबकि इसके पहले कर्च ब्रिज में भी धमाका हुआ था, जिसके बाद से ब्रिज बंद है। यानी अब रूस के पास 2 ही रास्ते हैं जिससे क्रीमिया तक बारूद की सप्लाई हो सकती है। पहला जल मार्ग और दूसरा वायु मार्ग। और ये संकेत हैं कि यूक्रेन का मेन टारगेट अब भी क्रीमिया ही है। इसलिए सवाल रूस के मौजूदा हालात पर है। सवाल यह है कि रूस क्या घिरता जा रहा है। यूक्रेन जिस रणनीति के तहत इस जंग को अंजाम दे रहा है, क्या रूस कमजोर होता जा रहा है? और अगर नहीं, तो रूस की आगे की रणनीति क्या है? हमले के जवाब में रूसी एक्शन की तस्वीर यह है कि न सिर्फ रूस के सीमावर्ती शहरों में जवाबी कार्रवाई जारी है, बल्कि क्रीमिया बचाने के लिए भी रूस ने किलेबंदी शुरू कर दी है। हालांकि क्रीमिया को लेकर रूस की किलेबंदी अभी डिफेंसिव है, जिसके ऑफेंसिव मोड में आने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। और अगर यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया को लेकर रुख में बदलाव नहीं हुआ, तो फिर रूस को ऑफेंसिव रणनीति अपनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि क्रीमिया के मोर्चे पर एक्शन का ग्राउंड समंदर में तैयार हो चुका है। रूस ने काला सागर और अजोव सागर पर तैनाती की है। रूस के 12 नेवल शिप समंदर में लगातार गश्त कर रहे हैं। रूस के समुद्री बेड़ों में भारी मात्रा में बारूद स्टोर किया गया है और रूस किसी भी वक्त समुद्री बेड़ों से यूक्रेन पर मिसाइल दाग सकता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में भी ऐसा ही खुलासा हुआ है, लेकिन दावा है कि रूस ने एक भी मिसाइल पोत तैनात नहीं किया है। इसका सीधा मतलब है कि अभी यूक्रेन को बारूदी खेल खेलने के लिए मैदान खुद रूस ने दिया है, जिसका संकेत हमलों से ही मिल रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के अलावा सुज्जा और कुर्स्क पर भी ड्रोन से हमले किए। इनमें से कई ड्रोन्स को रूस ने गिराने का दावा किया है, लेकिन रूस ने ऑफेंसिव की जगह डिफेंसिव अप्रोच ही रखी। जिसका साफ मतलब है कि पुतिन के दिमाग में इस समय जो चल रहा है उसका अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन है। हो सकता है कि यह बाइडेन की 12 जून से काउंटर ऑफेंस की रणनीति अपनाने के ऐलान का असर हो, जिसके तहत रूस के सीमावर्ती क्षेत्र खाली कराने के लिए टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रूस की रणनीति को लेकर इस वक्त हर दावे
फेल साबित हो रहे हैं। लेकिन एक दावा जो रूस की रणनीति को मजबूत बनाता है वो ये कि रूस की विनाशक जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। रूस की तरफ से विनाशक जंग की तैयारी का संकेत आक्रामकता में कमी और खामोशी दे रही है, क्योंकि तैयारी हर मोर्चे पर होने के बावजूद क्रेमलिन का रुख नर्म है। फिलहाल रूस के लिए जरूरी है कि क्रीमिया को हाथ से निकलने ना दिया जाए, इसलिए क्रीमिया को लेकर रूस का रुख सख्त है। सिर्फ ऑफेंसिव मोड एक्टिव होने की कमी है। तो वहीं कीव ने क्रीमिया पर कब्जे के लिए एक नया रास्ता अख्तियार करने की तैयारी कर ली। और ये रास्ता तय होगा स्नो ट्रैक्टर से। जर्मनी ने यूक्रेन को BV206 स्नो ट्रैक्टर देने की तैयारी कर ली। ये स्नो ट्रैक्टर बर्फ और दलदली क्षेत्र में चलने में सक्षम है, जिसमें एक साथ 17 सैनिक सवार होकर यात्रा कर सकते हैं। रूस सैनिकों से लड़ने के लिए ये स्नो ट्रैक्टर बख्तरबंद की भूमिका भी निभाएंगे। बर्फबारी और बर्फ पिघलने के बाद ये व्हीकल मददगार है। इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की के प्लान में स्नो ट्रैक्टर के जरिए क्रीमिया कूच की तैयारी शामिल है, ठीक वैसे ही जैसे रूसी सेना ने 2014 में किया था। लेकिन ज़ेलेंस्की के प्लान पर रूस की तैयारी भारी नजर आ रही है, जिससे पता चलता है कि यूक्रेन के मिशन क्रीमिया को अभी कई मुश्किलों से गुजरना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो वॉर जोन से आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़े खतरे का दिन। यूक्रेन का काखोवका डैम टूटने से बड़ी तबाही का खतरा इस वक्त यूक्रेन पर मंडरा रहा है। यूक्रेन की परमाणु एजेंसी का बयान भी सामने आ गया है। ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट को खतरा है, यह कहा है यूक्रेन की परमाणु एजेंसी ने। परमाणु प्लांट की रिएक्टर कूलिंग पर असर पड़ रहा है। और वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी इस मामले में बयान सामने आया है। डैम के डैमेज होने की जानकारी है, ये IAEA की तरफ से कहा गया है। ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट पर बारीकी से हम नजर बनाए हुए हैं। IAEA की तरफ से यह आधिकारिक बयान जारी किया गया है क्योंकि काखोवका डैम के थ्रू ही ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी पहुंचता था और यहां पर जो परमाणु रिएक्टर्स लगे हुए हैं उनकी कूलिंग होती थी। लेकिन अब डैम के डैमेज होने के बाद कहीं ना कहीं रिएक्टर्स की कूलिंग को भी खतरा पैदा हुआ है और कूलिंग अगर ठीक से नहीं हुई तो फिर रेडिएशन का भी खतरा है। उधर युद्ध में नाटो के खतरे को देखते हुए रूस ने पलटवार के लिए प्लान ईस्ट तैयार किया है, जिसमें रूस ने जापान सागर में अपना नेवी शिप फ्लीट उतार दिया है। अगर नाटो बाल्टिक में आगे बढ़ेगा तो रूस जापान तक तबाही मचा देगा। अगर नाटो ने यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो रूस एटम बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। बाल्टिक में बारूदी गर्जना, नाटो करेगा रूस पर हमला। बज गया वॉर अलार्म, जापान सागर में रूस दिखाएगा दम। और अब रूस ने तैयार कर लिया है प्लान ईस्ट, यानी वेस्ट से रूस के खिलाफ कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो रूस प्लान ईस्ट के तहत जापान तक तबाही बरपाएगा। यानी रूस ने
बाल्टिक से लेकर जापान सागर तक जंग का मोर्चा खोल दिया है। अब ये अमेरिका को देखना है कि वो रूस से पहले कहां टकराने की हिम्मत जुटा पाता है। वैसे भी अमेरिका ये समझ चुका है कि यूक्रेन के बाद रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है, इसलिए नाटो ट्रूप भेजकर रूस को धकेलने की एक्सरसाइज में अमेरिका जुट गया है। दरअसल बाल्टिक में अचानक से पैदा हुई इस तनातनी के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। वजह नंबर 1, अमेरिका का यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करना। वजह नंबर 2, रूसी कब्जे वाले कैलिनिनग्राद के पास वॉर एक्सरसाइज। वजह नंबर 3, एस्टोनिया में बेल्टॉप ड्रिल से रूस को उकसाने की कोशिश। और इस सब के पीछे अमेरिका का शातिर दिमाग है, जो बाल्टिक में अपने दबदबे के लिए रूस के बॉर्डर तक जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, अपने हथियारों की ताकत दिखाकर यह बताना चाह रहा है जब इसी तरह के हथियार यूक्रेन को मिलेंगे तो वो किस तरह रूस की धज्जियां उड़ा सकता है। इसका अंदाजा रूस को हो गया है, इसलिए रूस ने चेतावनी भी दे डाली है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, अगर वेस्ट कीव को नए हथियारों की सप्लाई करना जारी रखता है तो यह हरकत तनाव पैदा करने वाली कही जाएगी, क्योंकि हम लगातार इस पर नजरें बनाए हुए हैं। हमें जानकारी है फ्रांस और जर्मनी भी 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल देने जा रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ना तय है। क्रेमलिन की इस धमकी का सीधा मतलब है कि रूस पलटवार के लिए तैयार है। इसके लिए रूस इस वक्त 2 इलाकों में वॉर ड्रिल करके नाटो को अपना दमखम दिखा रहा है। जहां जापान सी में रूस ने नेवी शिप उतार दिए हैं। रूस की पैसिफिक फ्लीट 20 जून को उस इलाके में ड्रिल करने जा रही है। दूसरी तरफ बाल्टिक में नाटो की ड्रिल को देखते हुए रूस ने कैलिनिनग्राद मिलिट्री बेस पर अलर्ट जारी कर दिया है। कैलिनिनग्राद में रूस ने एटमी वेपन भी तैनात किए हुए हैं। अगर नेटो के नेवल शिप कैलिनिनग्राद के पास आते हैं तो रूस जवाबी हमला करने के लिए पहले से तैयार रहेगा। हालांकि अभी नेटो रूस को छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, क्योंकि अगर बाल्टिक में नेटो कुछ करता है तो रूस जापान सागर में मोर्चा खोल देगा। जापान सागर में 20 जून तक रूस की पैसिफिक फ्लीट वॉर एक्सरसाइज करेगी। ये ड्रिल जापान सी और ओखोत्स्क सी में हो रही है, जिसमें 60 नेवल शिप हिस्सा ले रहे हैं। 11,000 सैनिक इस बड़ी ड्रिल में शामिल हो रहे हैं। 35 नेवल एविएशन एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। दरअसल उस ड्रिल के पीछे रूस का मंसूबा जापान और अमेरिका को एक साथ धमकाना है, क्योंकि जापान अमेरिका को TNT दे रहा है, जिसका इस्तेमाल 155 mm आर्टिलरी शेल्स बनाने के लिए किया जाना है, जो यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं। इसलिए रूस तमतमाया हुआ है। यही वजह है वो जापान सागर में बारूदी बवंडर लाकर अमेरिका को तबाही का नजारा दिखाना चाहता है। इसी बीच एस्टोनिया के पास नाटो एक बड़ी ड्रिल कर रहा है, जिसमें वो कैलिनिनग्राद के पास तक जाकर रूस को उकसा रहा है। वो आसमान से जमीन तक अपनी हुकूमत दर्ज कराना चाहता है। इसके लिए बेल्ट ऑफ ड्रिल को अंजाम दे रहा है। इस ड्रिल में नाटो देशों के 10,000 ट्रूप शामिल हो रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन के 1500 सैनिक शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा ड्रिल में टाइफून जेट समंदर में हल्की मिसाइल दाग रहे हैं। अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से हेलफायर मिसाइल दागी जा रही है। एस्टोनिया के अमारी एयरबेस का इस्तेमाल करके कैलिनिनग्राद मिलिट्री बेस के पास तक उड़ान भरी जा रही है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल दागकर रूस को धमकाने की कोशिश है कि नाटो देशों के फाइटर जेट 500 किलोमीटर दूर से भी टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इसके पीछे नाटो ये बताना चाहता है कि वो यूक्रेन को इसी तरह की लॉन्ग रेंज मिसाइल दे सकता है, जिसकी डिमांड ज़ेलेंस्की करते रहे, और उसी तरह की मिसाइल की नुमाइश बाल्टिक सी में हो रही वॉर एक्सरसाइज में की जा रही है। इस मिलिट्री ड्रिल को लेकर ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है, हम देख पा रहे हैं कि हमारे सहयोगी बाल्टिक देश थोड़ी चिंता में हैं कि रूस अब आगे क्या कर सकता है, लेकिन हम एस्टोनिया में मिलिट्री ड्रिल करके ये बताना चाहते हैं कि हम हर वक्त सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। नाटो ने अपने मंसूबे जता दिए हैं कि वो अब हर वक्त बाल्टिक में मौजूद रहेगा। एस्टोनिया के बेस पर नाटो के जेट्स तैनात रहेंगे और समंदर में फ्लीट मौजूद रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि रूस के निशाने पर बाल्टिक देश है, लेकिन नाटो ने फ्लीट तैनात करके बाल्टिक में रूस का रास्ता रोक दिया है। ऐसे में रूस ने जापान सागर में अपनी फ्लीट उतारकर जबरदस्त पलटवार किया है। अगर बाल्टिक में नाटो ने दमखम दिखाया
तो जापान सागर में रूस तबाही का सैलाब ला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और वहीं वॉर जोन से एक और अहम खबर आ रही है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर रूस ने किया है पलटवार। कई शहरों पर रशियन आर्मी ने मिसाइलें दागी हैं। कीव समेत कई शहरों में भीषण बमबारी हुई है। यूक्रेन के सभी शहरों में बज रहे हैं एयरफेड सायरन। तो देखिए, वॉर जोन में इस वक्त जो भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं उसका रीजन आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, रूस का बड़ा पलटवार। रूस दावा क्या कर रहा है? साउथ डोनेट्स्क में 1500 यूक्रेनी सैनिक हमने ढेर कर दिए। रशियन आर्मी के पलटवार में यूक्रेन के 28 टैंक तबाह हो गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के 8 लेपर्ड टैंक और 3 AMX-10 टैंक तबाह हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। रूस ने Tu-95MS स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। KH-55, KH-101, 102 और KH-555 क्रूज मिसाइल से अटैक्स को अंजाम दिया गया है। रूसी अटैक में 109 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल भी तबाह हो गए। और इस बीच देखिए, रूस की एजेंसी FSB क्या दावा करती नजर आ रही है। FSB का बड़ा दावा, रूसी इलाकों में यूक्रेन की आतंकी हमले की प्लानिंग है। डर्टी बॉम्ब से हमला करने की प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन, ये दावा किया गया है। लाइट एयरक्राफ्ट के 2 पायलट्स ने यह खुलासा किया है। यूक्रेन के डर्टी बॉम्ब से हमले की प्लानिंग का बड़ा खुलासा हुआ है।